हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखें। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके बता रहा हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे एडम स्मिथ। और भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की? तो हो जाएगी विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तृतीय विश्व शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी दोस्तों अमेरिका ने, और समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने अपनाई थी? तो अपनी थी रूस ने। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो हो जाएगी अमेरिका की। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वह है चीन की। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दोस्तों 10वां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा तीसरा। किसके आधार पर? क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। और जीडीपी के आधार पर है दोस्तों 10वां। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस, जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत में अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की? तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किसने करा था? तो हुआ था 1948 से। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कब से? 1990 से। और मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है तो वह जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 135 हो जाएगा 187 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान किसका है? तो दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2014 के अनुसार प्रथम स्थान हो जाएगा मानव विकास के मामले में नॉर्वे का, और अंतिम स्थान किस देश का है? तो वह नाइजर का। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? तो पेश की थी दोस्तों सन 1951 में। किसने? राष्ट्रीय आय समिति ने। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है ये। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो वह राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय आय से। और हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राज कृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होती है? तो होती है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था 1948-49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 में 2015 से। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 17.6% है। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 17.6%। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा कृषि। भारत में कृषि ज़्यादा की जाती है, तो ये भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत हो जाएगा कृषि। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो करता है CSO। राष्ट्र की आय और GDP का लेखा कौन करता है दोस्तों? तो करता है CSO। क्या ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई सन 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी सन 1977 में करवाई थी। और CSO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। भारत में GDP, इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो GDP में सर्वाधिक योगदान होता है महाराष्ट्र का। किसका होता है दोस्तों? महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या कहलाता है? तो कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है CSO। श्वेत पत्र को प्रकाशित कौन करता है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसको प्रकाशित करता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कहाँ पर? ये हो जाएगा कोलकाता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। 2014-15 में GDP में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा का योगदान अनुमानित है क्रमशः 17.6 और 29.7% और 52.7%। क्या दोस्तों? 2014-15 में GDP में, अब दोस्तों एक बात ये याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा गया GDP में? तो उसमें रखा गया कृषि को। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो वो आता है उद्योग। और तृतीय क्षेत्र के अंदर किसको रखा गया है? तो सेवा को। जो भी सरकारी सेवाएं जो दी जाती है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है उसको। तो इनका कितना प्रतिशत योगदान था? तो कृषि का योगदान था 17.6% और उसका था उद्योगों का था 29.7% और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो सेवा था उनका था 52%। ओके दोस्तों, बढ़ते आगे। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का। सॉरी दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पालुपालन और मत्स्य पालन से। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि, पशुपालन और मछली पालन से। अब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते दोस्तों? जो उसमें उद्योग आते थे, उद्योगों में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति। प्रथम में आते थे दोस्तों कृषि आते थे। अब पशुपालन और मछली पालन कृषि के अंतर्गत ही की जाती है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति। अब है तृतीय क्षेत्र। जो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन और संचार। प्रति व्यक्ति आय मामले में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है जापान। प्रति व्यक्ति आय में सबसे अग्रणी देश है विश्व का, वो है जापान। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था? बात हो रही दोस्तों 2013-14 में, ठीक है। तो सर्वाधिक था गोवा और न्यूनतम था बिहार। किसमें? प्रति व्यक्ति आय में।
गोवा में आय ज़्यादा थी प्रति व्यक्ति और सबसे कम किसकी थी, तो वो थी बिहार राज्य में। अगला है दोस्तों, वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा दिल्ली। 13-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों यहाँ बात हुई केंद्र शासित राज्य की। अगर राज्य की बात होगी ओनली तो वो था गोवा सर्वाधिक और सबसे कम बिहार। अब यहाँ हो रही दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में केंद्र शासित राज्य, तो उसमें आ जाएगा दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है, तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रति में दिन के भोजन में होना चाहिए, तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के व्यक्ति में होना चाहिए भोजन में 2100 कैलोरी। किसके दोस्तों, प्रति दिन में भोजन में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़वाला फॉर्मूले के आधार पर। भारत में गरीबी का आकलन किसके आधार पर करते हैं, तो लकड़वाला फॉर्मूला के आधार पर। अब लकड़वाला फॉर्मूला को स्वीकृति कब दी गई थी, तो 11 मार्च 1997 को योजना आयोग के द्वारा लकड़वाला फॉर्मूले को स्वीकृति दी गई थी। 11 मार्च 1997 को योजना आयोग के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है जो गरीब होते हैं उनमें सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। कहाँ पर प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो राजस्थान में प्रारंभ किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम। और भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन तैयार करता है, तो तैयार करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSO द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है, तो अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है, अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। और भारत में बेरोजगारी का स्वरूप किस प्रकार का है, तो वह संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है, तो मौसमी बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्रों में होती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों या गांव में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की, मौसमी बेरोजगारी। और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है, तो खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है दोस्तों, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था सन 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, सन 1951 में। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 280 के तहत कहा गया है। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे KC नियोगी। ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो होता है 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है कितनी, 5 अध्यक्ष के सहित। 4 सदस्य हो जाएंगे और 1 अध्यक्ष हो जाएगा, कुल मिला के 5 हो जाएंगे। अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या कितनी है, तो 14 वित्त आयोग गठित हो चुका है अब तक।
और 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था 14वें वित्त आयोग का गठन। 14वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है? तो 2015 से 2020 तक है 14वें वित्त आयोग की अवधि। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा वाई वी रेड्डी। यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाई वी रेड्डी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह बी एन कृष्णा। ये छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 1946 में गठित नियति समिति की सिफारिश पर हुआ था योजना आयोग का गठन कब? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? जॉन मथाई ने दिया था योजना आयोग का प्रस्ताव। और योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक संस्था थी योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो होता था प्रधानमंत्री। किसका? योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और उसकी रूपरेखा को तैयार करना। ये योजना आयोग का एक मुख्य कार्य था। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? तो क्रमशः नरेंद्र मोदी तथा मोंकन सिंह अहलूवालिया। ये योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। तो अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अगला है दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ है? तो योजना आयोग के स्थान पर गठन हुआ है नीति आयोग का। किसका? नीति आयोग का। क्या नाम है दोस्तों नीति आयोग का पूरा? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का पूरा नाम है। ये पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। नीति आयोग इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये अस्तित्व में कब आई थी? तो ये आई थी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को आई थी। नीति आयोग अस्तित्व में आई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया। ये नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और अरविंद पनगडिया। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। क्या दोस्तों नीति आयोग संस्था गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था 23 जनवरी 2003 को। इसका योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया था? 2000 इंडिया विजन 2020 में तो उसका टारगेट रखा था 9%। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? सुपर कैबिनेट। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। और एनडीसी एक संस्था है किस प्रकार की? तो वह गैर संवैधानिक संस्था है एनडीसी एक। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं कौन शामिल होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री,
केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। यह पंचवर्षीय योजनाओं का राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है। भारत में योजना का स्वरूप है तो वह मिश्रित। भारत में योजना का स्वरूप किस प्रकार है? तो मिश्रित योजना है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा था? विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा था विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में। अगला आता है दोस्तों, गांधी योजना को किसने तैयार करा था? तो श्री मन्ना रायन ने 1944 में किसे? गांधी योजना को तैयार करा था। बॉम्बे प्लान लागू हुआ था 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा। बॉम्बे प्लान लागू हुआ था सन 1944 में किसके द्वारा? 8 उद्योगपतियों के द्वारा। ये 15 वर्षीय योजना थी एक तरह की। जन योजना निर्मित की गई श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। कौन सी? जन योजना। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। नियोजन से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक नियोजन। नियोजन क्या होता है दोस्तों? एक आर्थिक नियोजन होता है। और आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो सबसे पहले अपनाया था आर्थिक नियोजन को रूस ने। किसने अपनाया था? तो रूस ने अपनाया था आर्थिक नियोजन को सबसे पहले। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। किसका विषय है दोस्तों आर्थिक नियोजन? तो ये समवर्ती सूची का एक विषय है। और आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो वह 7वीं अनुसूची। किसे? आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है 7वीं अनुसूची। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था 1951 में। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो सन 1951 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों पर होता है। राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की स्थापना हुई थी सन 1938 में। राष्ट्रीय योजना आयोग की समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1938 में हुई थी। और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सन 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सन 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है किस देश से? तो रूस से प्रेरित है। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो किससे प्रेरित है? तो प्रेरित है रूस से। 5 वर्षों की एक योजना होती है तो ये रूस से प्रेरित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब तक लागू हुई थी? ये शुरू हुई थी सन 1951 से, चली थी 1956 पर। तो इसको किस मॉडल पर आधारित थी? ये तो हेराल्ड डोमल के मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें प्राथमिकता या जोर किस पर दिया गया था? तो कृषि पर जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आई थी दोस्तों हर 5 वर्ष की योजना आती थी। तो प्रथम के बाद आई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 56 में प्रथम पंचवर्षीय खत्म हो गई थी तो 1956 से ही फिर आई थी 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो भारी और आधारभूत उद्योगों पर। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। राउरकेला ये कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इन सभी की स्थापना कब की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका काल था 1956 से 61 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो डोमर समृद्धि के मॉडल पर। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने में। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों विकास दर लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति दर था 2.8%। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ था और भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, और इसके बाद एक भयंकर अकाल भी पड़ा था। इसी कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? तो 1966 से 1969 था। और 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश की। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट जो 1968 में लगाया गया था, की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश में। और चतुर्थ योजना का काल क्या था? तो 1969 से 1974 तक। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? D.R. गॉडगिल ने। गॉडगिल योजना कहलाती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 74 से 79। पांचवी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? डीपी धर ने। किसने करी थी दोस्तों? डीपी धर ने। और पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना कौन सी थी? तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसको 5 साल पूरे होने से पहले समाप्त कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। बढ़ते दोस्तों आगे की तरफ। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी योजना के काल में। क्या? काम के बदले अनाज पांचवी योजना के काल में शुरू हुआ था सन 1977 से 78 में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था पांचवी योजना में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था पांचवी योजना में। अनवरत योजना का प्लान था 1978 से 1980। इसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है अनवरत योजना को। अनवरत योजना देन है किसकी? गुन्नार मिडल की। अनवरत योजना किसकी देन है? गुन्नार मिडल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? रेगनर फ्रीस। अनवरत योजना के प्रतिपादक थे रेगनर फ्रीस। और अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। अनवरत योजना किस पर आधारित थी? गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो छठी योजना काल में। कब से? 1980 से 1985 में चली थी छठी योजना, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी तब।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना के काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना के काल में। और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक चली थी की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रामकृष्ण हेगड़े ने। सातवीं पंचवर्षीय योजना की योजना तैयार की थी रामकृष्ण हेगड़े ने। इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना के काल में। इंदिरा आवास योजना और जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सातवीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सातवीं योजना के काल में, अक्टूबर 1989 में हुआ था। किसका? नेहरू रोजगार योजना का। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 के बीच थी की रूपरेखा किसने तैयार की थी? प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। और आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास था। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। अभी तक की सर्वाधिक सफल योजना कौन सी थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना। और असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना। आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य कितना हुआ और प्राप्ति लक्ष्य क्या था? तो विकास दर लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति दर था 6.8%। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना के काल में। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना के काल में। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना के काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को हुई थी शुरुआत। कब? आठवीं योजना के काल में। और नौवीं योजना जो 1997 से 2002 के बीच चली थी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007 तक था। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर का लक्ष्य कितना था और प्राप्त कितनी हुई थी? तो लक्ष्य तो था 8% और प्राप्त हुई थी 7.6%। 11वीं योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017 तक। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। अगला आता है दोस्तों अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को आरंभ की गई थी अन्नपूर्णा योजना। ट्राइसम योजना की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को। ट्राइसम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सन 1974 से 1975 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2001 को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। और नरेगा का शुभारंभ किसने करा था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से करा था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। किसकी जगह? नरेगा की जगह।
नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी थी 100 रुपये। नरेगा में न्यूनतम मजदूरी कितनी थी? प्रतिदिन 100 रुपये। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सबसे पहले हुई थी आंध्र प्रदेश में। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हुई थी आंध्र प्रदेश में। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है तो वह है बिहार। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2000 और 2001 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी सन 2000 और 2001 ईस्वी में। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था 27 जनवरी 2003 को। हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को किया गया था। और कृषक बीमा आय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2003-04 में। कृषक बीमा आय योजना। स्व जलधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। स्व जलधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? तो 2000-2001 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी 2000-2001 में। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999-2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999-2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था 1982 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था सन 1982 में। और कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कपाट का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1986 को। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद होना। न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? तो वह कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो अभी बात होती एमएसपी, ये संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून कब लागू की गई? 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। चकबंदी के दो प्रकार कौन से? ऐच्छिक एवं अनिवार्य। चकबंदी के दो प्रकार कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा ऐच्छिक और दूसरा हो जाएगा अनिवार्य। अब ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1921 में पंजाब में। चकबंदी अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश में। इसकी अनिवार्य चकबंदी। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सबसे कम कहाँ पर है? तो वह केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। जोतों का आकार सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जोतों का आकार सर्वाधिक हो जाएगा राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31
रबी फसल बोई जाती अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? तो अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ की फसल बोई जाती जून जुलाई में। खरीफ की फसल बोते हैं जून जुलाई में। रबी की फसल कौन कौन सी है दोस्तों? तो रबी की फसल हो जाएगी गेहूं, जौ, चना और मटर और सरसों। यह रबी की फसल है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी है? चावल, बाजरा और मक्का। ये हो जाएगी खरीफ की फसल। और जायद की फसल कौन सी है? ककड़ी, तरबूजा, खीरा और सब्जी। यह है जायद की फसल। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो वह है चावल। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। और हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत को, विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे मानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सी है? तो गेहूं की फसल है हरित क्रांति से प्रभावित। और हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? C.S. सुब्रमण्यम। ये हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो वो फिलीपींस। हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है? तो फिलीपींस है। सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ आई थी? पंजाब में आई थी। सबसे पहले हरित क्रांति आई थी पंजाब में। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिल उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तिल उत्पादन से। अब आते दोस्तों भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। और लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा मांस एवं टमाटर से। मांस भी लाल, टमाटर भी लाल, तो इससे लाल क्रांति का संबंध है। और गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा के उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से संबंध है गोल्ड क्रांति। और नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो वह पेट्रोलियम से। और ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है फलों के उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन क्या है? तो वह इंद्रधनुषी क्रांति। यह सभी क्रांतियों का सम्मिलित है। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर और निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर। ये क्या होगा? प्रत्यक्ष कर है सभी। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर। और अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। ये अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और धन कर। ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और धन कर। और नीचे है उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है
भू राजस्व कर, कृषि आय कर और बिक्री कर, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया कर है। सॉरी दोस्तों। मनोरंजन कर, पथ कर और मोटर वाहन कर, ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो चलेया समिति थी। इसका गठन हुआ था अगस्त 1991 से। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो निगम कर, वो आता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। सॉरी दोस्तों। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय कहां से प्राप्त होती है? तो वैट से। पहले होती थी बिक्री कर से। तो राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है वैट से। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से। इसको केंद्र को। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो चुंगी कर। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी है? तो 119। सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या है 119। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था 1994-95 में चेलैया समिति की संतुति पर। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था 1994-95 में चेलैया समिति की संतुति पर। अगला है 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य कितना था? 12वीं योजना का काल था 2012 से 2017 तक थी 12वीं पंचवर्षीय योजना और विकास दर का लक्ष्य था 9%। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू समिति किससे संबंधित थी? तो प्रत्यक्ष कर जांच से। वांचू समिति संबंधित थी प्रत्यक्ष कर जांच से। और सर्विस टैक्स की उगाही करता है आयकर विभाग। सर्विस टैक्स की उगाही कौन करता है? आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। वो स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य तो बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2004 और 2005। ये वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या है 676। पहले कितनी थी? 435। तो नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या है 676। मुद्रास्फीति से हानि किसे होती है? देनदार को होती है। मुद्रास्फीति से हानि किसे होती है? देनदार को। और मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। लाभ किसको होता है दोस्तों? ऋणी को। और हानि होती है देनदार को। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रिकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रिकरण प्राप्त किया जाता है सरकार के द्वारा ऋण लेकर। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। कानूनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप है M1 और मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप तो है M1 और मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी से। गिल्ट एंड बाजार संबद्ध है सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है रत्नों और आभूषणों से प्राप्त होती है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा।
और भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ। सबसे ज्यादा क्या आयात करता है? तेल और पेट्रोलियम पदार्थ। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सबसे पहले अपनाई गई थी 1790 में फ्रांस में। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सबसे पहले अपनाई गई थी फ्रांस में। कब? सन 1790 में। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो निर्यात आयात बैंक प्रदान करता है। निर्यात आयात बैंक जिसे एक्सिम बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1982 को। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1982 में। और भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? ब्रिटेन की। जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। और दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी। ये दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है। सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। सामान्य बीमा निगम की स्थापना हुई थी सन 1972 में। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है? तो वही यूटीआई। ये सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को और इसका मुख्यालय है मुंबई। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है यूएस 64। यूएस 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003 को। यूएस 64 योजना की समाप्ति कब हुई थी? 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किसके आधार पर? शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो प्रतिभूति मुद्रणालय है नासिक में और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद में तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती मौद्रिक मजदूरी। नकदी में प्राप्त मजदूरी क्या कहलाती है? तो कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। पूंजी साधन का प्रतिफल क्या होता है? वो होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है? तो उत्पादन में वृद्धि। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारत में बैंकों
बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति ये हजारी समिति ने प्रस्तुत की थी। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। सबसे पहले देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 14 जुलाई 1969 को, और दूसरी बार अन्य 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। दूसरी बार अन्य 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्यों को ऋण प्रदान करता है कितने दिन का? 90 दिन का ऋण देता है। और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं है यूके में। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ है? तो वह यूके में। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है। निजी क्षेत्र से पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यह निजी क्षेत्र से पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नरसिंह समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से। और गोयपुरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। गोयपुरिया समिति किससे संबंधित है? बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो एमपी में है। ये देश का पहला मोबाइल बैंक है। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में एसबीआई के द्वारा। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में, किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम रखा गया है एक्सिस बैंक लिमिटेड। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम क्या रखा गया है? एक्सिस बैंक लिमिटेड। आरबीआई अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है वो क्या है? तो वह बैंक दर। क्या दोस्तों? बैंक दर। आरबीआई अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है उसे कहते हैं बैंक दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखती तो वो क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता दर। बैंक आरबीआई के द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखती तो क्या कहलाता है? तो वैधानिक तरलता दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा कराता है तो वो कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी 1904 में। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? सन 1904 में हुई थी। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई के द्वारा की जाती है प्रत्येक 6 माह के लिए। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 को। आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट को कहा जाता है मानसून का जुआ। भारतीय बजट को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहा जाता है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में। बजट से पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है किसमें? केवल लोकसभा में। और घाटे का बजट क्या कहलाता है? जब सरकारी आय व्यय से कम हो तो कहलाता है घाटे का बजट। जब सरकारी आय व्यय से कम हो तो वो घाटे का बजट कहलाता है। बाजार के नियम के प्रतिपादक जेबी से थे।
बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? जेबी से। और सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद के द्वारा। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में संसद के द्वारा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वह शेयरों की खरीदारी। भारत का पहला एवं सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में, जिसे बीएसई कहते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में फेरवानी समिति के द्वारा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1991 में फेरवानी समिति के द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है IDBI। ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण मुंबई में वर्ली में। दक्षिण मुंबई में वर्ली में स्थित है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। और तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो वह शेयर बाजार से। तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो 23। बीएसई का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है वर्ष 1978-79। और बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है वर्ष 1983 से 1984। नॉस्डेक क्या है? तो अमेरिका का शेयर बाजार है नॉस्डेक। और डॉ जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। डॉ जोन्स शेयर सूचकांक। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी। कौन करता है दोस्तों? सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में SA दवे समिति की अनुशंसा पर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में SA दवे समिति की अनुशंसा पर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? सन 1965 में। और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई थी 1991 से। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत कब हुई थी? सन 1991 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में आई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सबसे पहले तैयार हुई थी 1985 में राजीव गांधी के काल में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा कब तैयार हुई थी? 1985 में राजीव गांधी के काल में। और विशेष आर्थिक जोन पारित किया गया था मई 2005 में। विशेष आर्थिक जोन कब पारित किया गया? मई 2005 में। मेरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा से। मेरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा से। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र की नीति से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी सन 1990 में अक्टूबर में। और लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समिति है आबिद हुसैन समिति। छोटे उद्योगों में सुधार करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो आबिद हुसैन समिति बनाई गई थी। और स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई 6 अप्रैल 1948 को। और भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन उद्योग। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था 1907 में सांची जमशेदपुर में। यहाँ पर भारत का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था। देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न कंपनी है 7 और नवरत्न है 17।
कोर सेक्टर का अर्थ क्या है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि को। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि को। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1975 में हुई थी एनटीपीसी की स्थापना। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना हुई थी सन 1956 में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया 1953 में पंजाब में। और भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ की गई थी 1897 में दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ की गई 1897 में दार्जिलिंग में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित कौन करता है? आईएसआई मार्क। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उनकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है आईएसआई मार्क। आईएसआई जारी की गई 7 अप्रैल 2003 को। और हॉलमार्क किससे संबंधित है? स्वर्ण आभूषणों से। हॉलमार्क का संबंध है स्वर्ण आभूषणों से। हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई थी 12 अप्रैल 2002 से। हॉलमार्क योजना 12 अप्रैल 2002 से प्रारंभ की गई। और इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता। इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी आप वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करते रहिए।